बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो बहुत ज्यादा बात हो रही है, मुसलसल बात हो रही है, शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात की, इस मुलाकात का एक बड़ा जरूरी कंपैरिजन है। वो कंपैरिजन अभी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 27 सितंबर के जलसे में क्या करने जा रही है, इसकी बात की जाए, ये जरूरी है। इसके अलावा जो डिग्री मनसूख कर दी गई है जस्टिस जहांगीरी साहब की, उस डिग्री पर बात की जाए, ये बड़ा जरूरी है। और सबसे पहले आईसीसी की जानिब से जो जुर्माना हुआ है पाकिस्तान के खिलाड़ी को, भारत के खिलाड़ी को, और जो वार्निंग की गई है, उस वार्निंग पर बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला सुना दिया। हारिस रऊफ को, जो वो कर रहे थे 6-0, उस पर हारिस रऊफ को जुर्माना हुआ है, वार्निंग हुई है। साहिबजादा फरहान, जिन्होंने वो बैट से ठाए 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 किया था, उनको वार्निंग हुई है। और सूर्य कुमार यादव को भी मैच फीस का 30% जुर्माना हुआ है और वार्निंग दी गई है। ये इंडियन मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। हारिस रऊफ के हवाले से बताया जा रहा है, और हमारी मीडिया ने बड़े जोरों शोर के साथ बताया कि हारिस रऊफ ने आईसीसी के जो समाअत करने वाले लोग थे उनको चुप करवा दिया। यानी हारिस रऊफ ने ये कहा कि मैंने जो ये इशारा किया, बीसीसीआई ने शिकायत की, तो वो बताएं ये इशारा क्या है। तो वैसे ये बड़ा अच्छा जवाब था, इसलिए कि वो बताएंगे फिर कि 6-0 है। 6-0 का मतलब क्या है? 6-0 का मतलब ये कि हमने उनके 6 जहाज गिराए थे, ये कहा जाएगा। तो वो पूछ लेंगे बताओ तो सही हुआ क्या है। दूसरा, साहिबजादा फरहान, उन्होंने कहा हम पठान हैं, हम पठानों में खुशी के मौके पर फायरिंग की जाती है, हम जश्न मनाते हैं, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारा अंदाज है। सूर्य कुमार यादव ने जो बात की थी पहलगाम की, पाक भारत तनाजे की, झड़प की, अपनी फौज की, सूर्य कुमार यादव को भी जुर्माना हुआ, हारिस रऊफ को भी जुर्माना हुआ। ये इस मामले का अपडेट है। दिल बैठा जा रहा है। दुआ तो यह है कि आमीन, पाकिस्तान मैच हरा दे, मजा आ जाए इंशाल्लाह। लेकिन जो अब तक हुआ है उसके बाद दिल बैठा जा रहा है, घबरा रहा है कि हैट्रिक होगी। वो सरदार जी का लतीफा है ना, फिर केले से फिसलना पड़ेगा, वो लतीफा याद आ रहा है, क्योंकि तीसरी बार इंडिया के पास हैट्रिक चांस है। अल्लाह करे उनकी हैट्रिक हम तोड़ दें, इलाही आमीन। लेकिन दुआओं से अगर कीड़े पड़ते तो इसराइल की तोपों में अब तक कीड़े पड़ चुके होते। पूरी मुस्लिम उम्मा दुआएं मांगती, दुआओं से नहीं बनता काम, काम करने से काम बनता है। और हमारी टीम काम अब तक नहीं कर रही। हम अल्लाह अल्लाह करके तो जीते, बांग्लादेश से, श्रीलंका से अल्लाह अल्लाह करके जीते, तो सामने इंडियन टीम हम क्या करेंगे। अभी मैं कुछ नहीं बात करना चाहता। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीत जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इज्जत पाकिस्तान की टीम को दे, इलाही आमीन। अब इसके बाद बात करते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री की। देखिए, उनकी डिग्री के मामले में जामिया कराची की जानिब से हमारे सामने एक फैसला आया, और उस फैसले में लिखा हुआ है, डेक्लेरेशन इन परसुएंस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज सिंडिकेट, विच इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 31/8/2024, जिस रोज प्रोफेसर साहब उठा लिए गए थे, मैं उनके घर गया था, मैंने इंटरव्यू किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। रेजोल्यूशन नंबर 6 एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द अनफेयर मीन्स कमेटी, यानी जालसाजी, अनफेयर मीन्स कमेटी। Mr. Tariq Mahmood, son of Qazi Muhammad Akram, was found guilty of unfair means and was debarred for 3 years to take admission in any university/college and to appear in any uh, university degree examination under disqualification circular number 88 of 1989 and was never a student of Islamia Law College। तो इनकी डिग्री को हम एनल करते हैं, खत्म करते हैं, ये बताया गया। अब मेरा सवाल ये है कि जो डिग्री आपने जारी नहीं की, डिग्री क्या है, जाली है, तो उसको मनसूख क्यों कर रहे हैं? उस डिग्री को मनसूख क्यों कर रहे हैं? आपने जारी की हो तो आप मनसूख करेंगे ना, क्योंकि जो चीज मैंने निकाली उसको मैं कैंसिल करूंगा। जो हेड जाली, उस पर मैं क्या करूं? मैं कहूं जाओ भाई अदालत जाओ,
पुलिस के पास जाओ, जो करना है करो, हमने तो दी नहीं, हमारा क्या लेना देना, ये हमारी है ही नहीं, ये बताया जाए। तो ये वेरिफिकेशन का मामला तो है नहीं, ये तो डिक्लेरेशन है। एक दूसरा, तारिक महमूद जहांगीरी साहब लॉ ऑफिसर के तौर पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और उसके अलावा मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, तो तब तो उनकी डिग्री ठीक थी, नून लीग की तरफ से रहे, नून लीग की हुकूमत में रहे, तब डिग्री ठीक थी। जब जज बन गए तब डिग्री ठीक थी। अब अचानक डिग्री कब चेक हुई है? जब इस्लामाबाद के 3 हलके नून लीग को जितवा दिए गए फॉर्म 47 पर, तब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली निकली है। तो इसलिए ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत दिलचस्प है। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब को सुने बगैर डिग्री मंसूख कर देना, यह अपने आप में एक बहुत दिलचस्प चीज है। देखते हैं कि इस मामले का क्या बनता है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला अभी अदालत में है और वहीं से असल फैसला आना है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब सिंध हाई कोर्ट में खड़े होकर अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर कह चुके हैं कि मैंने डिग्री हासिल की, मैंने एग्जाम दिया, मेरी डिग्री असली है। इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को जिनेवा के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिनेवा के अस्पताल में मियां साहब 7 दिन जेर इलाज रहे। मैंने आपको बताया था, एक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, वो चले गए थे अंदर और गलत किया था उन्होंने। वो जो HUG हॉस्पिटल है, उन्होंने वीडियो जारी की, वो चले गए अंदर, उन्होंने गलत किया, क्योंकि बंदे का इलाज हो रहा है। वो कहने लगे मियां साहब को बड़ी ट्रिपें श्रिपें लगी हुई थी। मैंने अंदर जाके देखा, मुझसे पूछा गया कि आप अंदर कैसे आए, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे आ गया। उन्होंने कहा निकले बाहर, तो ठीक हुआ। अब मियां साहब 7 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। ये जो आप खबर देख रहे हैं ना, ये रोजनामा जंग की खबर है। मियां साहब के साथ उनके एक बेटे थे, डॉक्टर अदनान थे। मियां साहब का 7 दिन इलाज हुआ, मियां साहब जिनेवा के इस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। ये सारी खबरें आ चुकी हैं हमारे सामने। सवाल ये कि मियां साहब को हुआ क्या, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में एक न्यूरो रिलेटेड मसला, मियां साहब का कुछ स्कैन्स वगैरह हुए थे, उसके बाद जिनेवा जाने का फैसला हुआ। खबर में बड़ा दिलचस्प जुमला है कि मियां साहब का इलाज जिनेवा के इस अस्पताल में उन डॉक्टर ने किया है जो मियां साहब का बरसों से इलाज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी किसी का इलाज का मैटर है, लेकिन वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है, बताएं तो सही कि मियां साहब को हुआ क्या। यहां तो शक पैदा हो जाता है कि मियां साहब जो हैं वो इस वक्त चूंकि इस हुकूमत में बिल्कुल फारिग करके, दही का प्याला देके कोने में बिठा दिए गए हैं, इसलिए मियां साहब जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं कि नहीं यार, मतलब ठीक है, मैं नहीं बोलता, मेरे विच मेरा यार भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलती। वो मियां साहब का हाल है। मियां साहब बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। क्यों? मियां साहब बताएंगे, और मियां साहब मुमकिन है ना भी बताएं, मियां साहब की मर्जी है, बताएं ना बताएं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले इस मामले पर बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। अब इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 सितंबर के जलसे की तैयारी पर बात करूं, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, वो बड़ा सीरियस है। जो इमरान खान साहब की ट्रंप से मुलाकात थी, उसकी फुटेज आज वायरल हो रही है। शहबाज शरीफ साहब के लिए सड़क पर एक प्रोटोकॉल लगा, शहबाज शरीफ साहब गए, आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई, और देखिए मुलाकात के बाद पाकिस्तान छा गया, जिंदाबाद, क्या बात है। ये फुटेज देखिए। ये इमरान खान है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप बाहर आया अपने ऑफिस से, और बाहर आकर वहां जहां गाड़ी आकर रुकी, वहां इमरान खान को रिसीव किया गया था। तो जो शहबाज शरीफ साहब के लिए शोर मचाया जा रहा है, ये फारिग बात है, क्योंकि बाकी मीडिया ये बता रहा है कि 1-1.5 घंटा मुलाकात से पहले वेट करवाया गया कि वेट करें, प्रेसिडेंट साहब कुछ काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने ले जाकर व्हाइट हाउस की सैर करवाई थी। इमरान खान की, डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया की जो तस्वीर है, वो तस्वीर वायरल हो रही थी। मैं पहले भी कह चुका कि मुझे शलवार कमीज इमरान खान ने पहनी और सूट ट्रंप ने पहना, इस पर बात नहीं करनी, लेकिन हमारे सहाफी हैं नदीम फारूक पराचा साहब, सीनियर हैं, उन्होंने कहा ये देखो ट्रंप के कोट की लपेल पे जो पिन लगी है ना, इस पिन में जेट है, और उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग नरेंद्र मोदी। यार मतलब बंदा सर पीट ले, नदीम फारूक पराचा साहब जैसे सीनियर आदमी, बंदा पूछे कि यार आप थोड़ी सी जरा सी रिसर्च है, बेसिक। ये कराची में एक बस को जो शीशे विशे टूटे थे, उस पर गालियां दे रहे थे पॉलिटिकल सपोर्टर्स को। फारूक पराचा साहब से बंदा कहा यार यही जेट है ना, यही जेट मौजूद था ट्रंप के कोट की लपेल पर, पिन यही मौजूद थी जब उसने रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की, तो तब भी मोदी को गुड मॉर्निंग कहना है। मतलब उसने वो लगाई हुई थी, उसकी रीजन कुछ और है।
اردوان بھی وہیں اسی کھاتے میں، شہباز شریف بھی اسی کھاتے میں، عاصم منیر صاحب بھی اسی کھاتے میں. عجیب و غریب مذاق ہے. تو یہ اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن ہمارے صحافی کر رہے ہیں. گڈ مارننگ نریندر مودی. تو بہرحال کر لیں آپ. عمران خان صاحب کا جو دورہ تھا اس پر پروٹوکول اس سے زیادہ تھا. آج عمران خان صاحب ایک مشکل صورتحال میں ہیں. ٹرمپ کی حکومت جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے کام کرے گی، اوورسیز پاکستانیوں سے نہیں کر رہی. اس حکومت نے ٹرمپ کی حکومت کو کیا دیا ہے آنے والے دن بتائیں گے. یہ خود نہیں بتائیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ حکومت خود نہیں بتائے گی، آنے والے دن بتائیں گے اور یہ ہمیں وقت بتائے گا کہ کیا ملا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ ماننے کی بات ہے، وہاں سے اس وقت خاموشی ہے. اور ایک اور چیز، یہ جو ایک بل آ رہا تھا اس بل کے معاملے میں بھی خاموشی ہے. عاصم منیر صاحب کے خلاف وہاں پر ایک بل آ رہا تھا، اس بل کے معاملے میں بھی خاموشی ہے. تو ابھی پتہ چلنا ہے کہ ہوا کیا. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کا دورہ پروٹوکول کے حساب سے وہاں پر جو وارمتھ تھا، گرم جوشی تھی، اس کے اعتبار سے عمران خان صاحب کا دورہ اس سے اوپر تھا، اس سے ہائی رینک تھا. اب 27 ستمبر کے جلسے کی بات میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا تیاری کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اظہر مشوانی صاحب، پاکستان سے باہر موجود ہیں. انہوں نے ایک تصویر جاری کی اور اظہر مشوانی صاحب کی اس تصویر میں ہمیں نظر آتے ہیں 20 لوگ ایک جگہ، پھر اس کے بعد 19 لوگ ایک جگہ، پھر 10-12 لوگ ایک جگہ، اور ان کے حوالے سے ایک جگہ لکھا ہوا 9 مئی 2023 اس کے شہداء. تو 9 مئی 2023 کے جو شہداء ہیں، یہ شہداء پاکستان تحریک انصاف نے سامنے رکھے. یہ ہیں 20. اس روز پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. اب ایک وہ ہیں جو 20 شہداء وہاں پر ہیں. پھر اس کے بعد 26 نومبر 2024 کے شہداء. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی 19 کی تصاویر شائع کی ہیں، اور ان میں کچھ لوگوں کے لواحقین سے میری بات ہوئی، ان کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. ان کو اس روز شہید کیا گیا، ان کے لواحقین کے جو بیانات ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، ان کو شہید کیا گیا. پھر 22 مئی 2015 کی، 22 مئی 2015 کی، اسی طرح سے 11 مئی 2013 کی، مختلف مواقع پر. زہرا شاہد صاحبہ کراچی میں اپنے گھر پر ان کو دروازے پر گولی مار دی گئی تھی. ان کی پاکستان تحریک انصاف کی جو مختلف مواقع پر جان دینے والے کارکن ہیں، شہداء ہیں، سیاسی جماعتوں کے شہداء، ان کا اثاثہ ہوتے ہیں، سرمایہ ہوتے ہیں. تو 27 ستمبر کے جلسے میں یہ شہداء پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ایک بڑا سا فلیکس موجود ہوگا، ایک سے زائد فلیکس موجود ہوں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف والے بتا رہے ہیں کہ ان کی تیاری ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور اس جلسے کے حوالے سے اب ایک بحث ہو رہی ہے. کراچی سے قافلہ گیا ہے، سندھ کے مختلف علاقوں سے قافلے گئے ہیں، پھر اس کے بعد بلوچستان سے، پنجاب سے قافلے وہاں پہنچے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور اس جلسے کو بہت بڑا جلسہ بنانے کی پوری تیاریاں ہیں. حکومت پریشان ہے. لاہور میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، مختلف شہروں میں چھاپے مار کر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان سب چیزوں کے درمیان جلسے کو ناکام بنانے کے لیے صرف پنجاب حکومت نہیں، بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خود گنڈاپور حکومت بھی سرگرم ہے. اب یہ الزام دلچسپ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الزام درست ہے، غلط ہے، لیکن دلچسپ ہے. گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کے وہاں پر بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں بطور وزیر اعلیٰ اگر کام کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے تو تعلقات ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ سے میں عمران خان صاحب کے لیے بات بھی کر رہا ہوں ذاتی حیثیت میں. تو گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی اس جلسے کو کوئی خاص کامیاب جلسہ نہیں بنائیں گے. یہ جلسہ لاکھوں کا جلسہ ہو سکتا ہے، لیکن گنڈاپور صاحب اسے 20-30 ہزار کا، 30-35 ہزار کا جلسہ بنا کر رکھ دیں گے، اور کوئی خاص یہ جلسہ کچھ کر نہیں پائے گا. تو عمران خان صاحب کا یہ جو کہنا ہے نا کہ پورے پاکستان کا بڑا جلسہ بنا دو، اس پہ فوکس کرو، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، تو یہ جلسہ وہ بات نہیں کر کے دکھا پائے گا، یہ اس وقت کہا جا رہا ہے. اور آخری چیز جاتے جاتے، جو شرجیل انعام میمن صاحب نے کیا، اور جو شرجیل انعام میمن صاحب کو جواب دیا عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے، اس کو آپ دیکھیے. دونوں نے بتایا کہ ہم نے کسانوں کے لیے کیا کیا. شرجیل انعام میمن صاحب اپنے نمبرز بتانے لگے، عظمہ بخاری صاحبہ اپنے نمبر بتانے لگی کہ مریم نواز کی حکومت نے کیا کیا. شرجیل انعام میمن صاحب بتانے لگے کہ بلاول بھٹو زرداری کی حکومت نے کیا کیا. یہ چل رہا تھا. اس کے دوران شرجیل انعام میمن صاحب نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا. انہوں نے کہا یہ جو آپ کی ٹک ٹاک ہے نا، یہ آپ کے کام نہیں آئے گی، اس سے آپ اپنی بات ثابت کر سکے، بات نہیں بنے گی. اب مریم نواز شریف صاحبہ بلاول کو کہہ چکی، اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ، اور وہ کہتی ہیں زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، بلاول میرے چھوٹے بھائی ہیں. عجیب
मजाक बनाया हुआ इन दोनों ने, बिलावल ने भी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी। बिलावल साहब कहते हैं नवाज शरीफ जियाउल हक का बेटा है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती थी ना इमरान जरदारी भाई भाई। आप इमरान खान को न जाने क्या कहती हैं, और फिर इमरान खान जरदारी भाई भाई, फिर उसके बाद आप कहती हैं कि जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, बिलावल मेरा छोटा भाई है। तो जो आप लोगों ने किया है, जाहिर है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था ये एल्फी है जिसने इन लोगों को जोड़ा है, इमरान खान मुखालिफ एल्फी, वगरना इन लोगों में इत्तेहाद हो कोई वजह नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि इन लोगों का इत्तेहाद हो, लेकिन इनको जोड़ा गया है, इसलिए ये लोग आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तो इनके फड्डे होंगे, बहुत बुरे फड्डे होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत कुछ वक्त निकालेगी, मजीद 27वीं आईनी तरमीम आएगी और उसके बाद इस हुकूमत को लात पड़ेगी। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि एक दूसरे को साथ लेकर चलने चलाने का सिलसिला इतना जबरदस्त हो चुका है कि इमरान खान को अंदर रखो और चलाते रहो इस सिस्टम को, ये इनके दरमियान अभी तक की तयशुदा इक्वेशन है। तो इसमें इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद नहीं हैं, और इमरान खान साहब को बाहर लाने का काम जिनको करना है वो हर बार पूरी हाइप बनाने के बाद आखिरी ताश को ऐसे करके यूं उंगली मारते हैं और सारा महल धड़ाम से गिर जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।